हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी। मतलब मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी की दिशा क्या होती है, बताइए। मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी की दिशा क्या होती है इसकी दिशा। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा डायरेक्टली डाउनवर्ड, मतलब नीचे, मतलब सीधे नीचे। ऑप्शन बी कहता है हमारा 45 डिग्री फ्रॉम मिड लाइन, मतलब मध्य रेखा से 45 डिग्री। ऑप्शन सी कहता है हमारा 90 डिग्रीज, मतलब 90 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी की दिशा क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए एपिजियोटॉमी क्या होता है, ठीक है। देखिए मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी में क्या होता है, चीरा योनि के पीछे की मध्य रेखा से शुरू होता है। योनि के पीछे की मध्य रेखा से शुरू होता है और ये कितने डिग्री पे लगता है, ये 60 डिग्री पे लगता है, ठीक है। 60 डिग्री पर पार्श्व निर्देशित होता है। ये 60 डिग्री पर पार्श्व में क्या होता है, निर्देशित होता है। इसका मतलब है कि चीरा योनि के मध्य से थोड़ा हटकर या नीचे की तरफ जाता है। योनि से थोड़ा हटकर नीचे की तरफ जाता है, गुदा की तरफ नहीं, ठीक है। गुदा की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। वैसे एपिजियोटॉमी एक छोटा चीरा है, ठीक है, जो प्रसव के बाद मतलब कि जब डिलीवरी होती है उस दौरान योनि के उद्घाटन को चौड़ा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पेरिनियम मतलब कि योनि और गुदा के बीच का क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं पेरिनियम, ठीक है, पेरिनियम में लगाया जाता है। मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी का एक प्रकार है जिसमें चीरा योनि के मध्य से थोड़ा हटकर, योनि के मध्य से थोड़ा हटकर लगाया जाता है ताकि गुदा क्षेत्र को नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। गुदा क्षेत्र को नुकसान ना पहुंच सके इसलिए उसे योनि के मध्य से थोड़ा हटकर लगाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अब इसका, राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए अब। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 45 डिग्रीज फ्रॉम मिड लाइन, मतलब मध्य रेखा से 45 डिग्री। कितना बताया था इसमें, 60 डिग्री। एवरेज जो है इसकी 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री पर लगाते हैं, पर ये इसमें 60 डिग्री तो है नहीं है, तो 60 डिग्री के अप्रोक्स से कितना 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री आप राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, मध्य रेखा से 45 डिग्री। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टॉल। टॉल क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कट फॉर एपिजियोटॉमी। मतलब एपिजियोटॉमी करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। अब बताइए इनमें से एपिजियोटॉमी करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। बताइए किस उपकरण को उपयोग करेंगे एपिजियोटॉमी में। तो ऑप्शन ए है नीडल होल्डर, मतलब सुई पकड़ने वाला। ऑप्शन बी है एपिजियोटॉमी सीजर्स, मतलब एपिजियोटॉमी कैंची। ऑप्शन सी है हमारा स्कैल्पल। ऑप्शन डी है फोर्सेप्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपकरण का यूज करेंगे एपिजियोटॉमी करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, एपिजियोटॉमी कैंची। क्या हो जाएगा, एपिजियोटॉमी कैंची का यूज करेंगे, ठीक है। एपिजियोटॉमी जो सीजर होती है उसका यूज करेंगे, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए एपिजियोटॉमी कैंची। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, आइडियल सीजर टेक्निक फॉर विजाइनल म्यूकोसा इज। मतलब योनि म्यूकोसा के लिए उपयुक्त टांके की तकनीक क्या है। बताइए अब योनि म्यूकोसा के लिए उपयुक्त टांके की तकनीक क्या है तकनीक। तो ऑप्शन ए है इंटरप्टेड, ऑप्शन बी है मैट्रेस, ऑप्शन सी है कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, ऑप्शन डी है लॉकिंग। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। योनि म्यूकोसा के लिए उपयुक्त टांके की तकनीक क्या है, बताइए इनमें से कौन सा टांका लगाते हैं, कौन सी तकनीक से टांका लगाते हैं बताइए। जब योनि में टांके लगाते हैं
तो कौन सी तकनीक से, इनमें से कौन सी तकनीक से टांके लगाए जाते हैं? कौन सी तकनीक से लगाए जाते हैं बताइए। राइट आंसर क्या होगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निरंतर, कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। योनि म्यूकोसा के लिए उपयुक्त टांके की तकनीक है, उपयुक्त टांके की तकनीक क्या है? निरंतर, कंटिन्यूअस। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा। Which complication is not commonly associated with episiotomy? मतलब निम्न में से कौन सी जटिलता एपिजियोटॉमी से सामान्यतः संबंधित नहीं है? बताइए, संबंधित नहीं है पूछा है, ठीक है। एपिजियोटॉमी से सामान्यतः संबंधित नहीं है ये जटिलता, तो बताइए कौन सी जटिलता है जो इससे संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी जटिलता है जो एपिजियोटॉमी से सामान्यतः संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है इनमें? तो ऑप्शन ए है हीमाटोमा, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है स्कार टेंडरनेस मतलब निशान की कोमलता, ऑप्शन नंबर डी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्न में से कौन सी जटिलता नहीं है एपिजियोटॉमी में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। क्या नहीं है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी संबंधित नहीं है। हीमाटोमा हो सकता है, एपिजियोटॉमी से संक्रमण हो सकता है, निशान की कोमलता हो सकती है, पर प्रेगनेंसी थोड़ी ना होगी। एपिजियोटॉमी में प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा। द एपेक्स ऑफ द टीयर शुड बी स्विचर्ड मतलब फटे हुए भाग की चोटी को कैसे सिलना चाहिए? अब बताइए, फटे हुए भाग की चोटी को कैसे सिलना चाहिए, कैसे सिलेंगे आप? इनमें से बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा? फटे हुए भाग की चोटी को आप कैसे सिलेंगे? राइट आंसर क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हमारा लूजली मतलब ढीला, ऑप्शन बी है टाइटली मतलब कसकर, ऑप्शन सी है प्रीसियसली टू अवॉइड ब्लीडिंग मतलब सही तरीके से ताकि खून न बहे, ऑप्शन डी है हमारा इट शुड नॉट बी स्विचर्ड, इट शुड नॉट बी स्विचर्ड मतलब नहीं सिलना चाहिए। अब बताइए कैसे सिलेंगे आप? फटे हुए भाग की चोटी को कैसे सिलना चाहिए बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रीसियसली टू अवॉइड ब्लीडिंग मतलब सही तरीके से ताकि खून ना बहे। कैसे सिलेंगे आप? सही तरीके से सिलेंगे ताकि खून ना बहे। ठीक है, ढीला सिलेंगे ये तो होगा नहीं, कसकर सिलेंगे ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये सब तो नॉर्मल चीज है और नहीं सिलना चाहिए, सिलेंगे ही नहीं तो फिर क्या? क्वेश्चन में तो सिलना पूछा है ना, तो सिलना जरूरी है, तो सिलना इसमें लिखा है नहीं सिलना चाहिए। सिलेंगे क्यों नहीं बताइए? सिलेंगे उसे इस तरीके से सिलेंगे ताकि खून ना बहे। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा। विक्रिल रैपिड इज एब्जॉर्ब्ड इन मतलब विक्रिल रैपिड कितने दिनों में अवशोषित होता है? बताइए विक्रिल रैपिड कितने दिनों में अवशोषित होता है? कितने दिनों में अवशोषित होता है? चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं विक्रिल रैपिड क्या होता है। ठीक है, विक्रिल रैपिड क्या होता है पता है आपको? विक्रिल रैपिड एक प्रकार का क्या होता है? सिंथेटिक अवशोषक होता है मतलब कि एब्जॉर्बेबल सर्जिकल टांका होता है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग मुख्य रूप से नरम ऊतकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां घाव को कम समय के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है और जहां टांके का तेजी से अवशोषण होता है। ठीक है, टांकों का तेजी से अवशोषण फायदेमंद होता है। वो क्या होता है? विक्रिल रैपिड होता है। विक्रिल रैपिड का मतलब समझ गए होंगे अब आप। ठीक है, तो विक्रिल रैपिड क्या होता है? विक्रिल रैपिड एक सिंथेटिक अवशोषक सर्जिकल टांका है। सर्जिकल टांका है विक्रिल रैपिड। ठीक है, अवशोषक टांका जो होता है ना, अवशोषक टांका जो डिलीवरी के टाइम होता है, विक्रिल रैपिड जो टांका होता है डिलीवरी टाइम लगता है, जो सीजर से सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें यूज करते हैं विक्रिल टांके को। ठीक है, विक्रिल रैपिड को उस समय यूज करते हैं सीजर के टाइम। तो विक्रिल रैपिड एक प्रकार का सिंथेटिक अवशोषक सर्जिकल टांका है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 21 से 30 दिन। क्या हो जाएगा, 21 से 30 दिन लगते हैं इसको अवशोषित होने में, ठीक है। विक्रिल रैपिड कितने दिनों में अवशोषित होता है, तो 21 से 30 दिन लग जाते हैं। राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका 21 से 30 दिन, ठीक है। 21 to 30 डेज, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए 21 to 30 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट एपिजियोटॉमी केयर। अब बताइए एपिजियोटॉमी के बाद सबसे महत्वपूर्ण देखभाल क्या है। बताइए एपिजियोटॉमी करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण देखभाल क्या होती है, क्या होती है सबसे महत्वपूर्ण देखभाल। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा बेड रेस्ट, मतलब बिस्तर पर आराम करो। ऑप्शन बी है हमारा एंटीबायोटिक्स ओनली, मतलब केवल एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा पेरिनियल हाइजीन, मतलब पेरिनियल सफाई। पेरिनियल अभी बताई थी ना मैंने आपको, पेरिनियल क्या होता है पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। पेरिनियल। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेन किलर्स, मतलब दर्द निवारक दवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का। एपिजियोटॉमी के बाद सबसे महत्वपूर्ण देखभाल क्या होगी, तो पेरिनियल सफाई। पेरिनियल सफाई करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। महत्वपूर्ण देखभाल होगी पेरिनियल सफाई। ना ही एंटीबायोटिक की जरूरत होगी, ना ही बिस्तर पर आराम, ना ही दर्द निवारक। एंटीबायोटिक की जरूरत हो सकती है, पर सबसे महत्वपूर्ण देखभाल पूछी है तो सबसे महत्वपूर्ण देखभाल पूछी है तो देखभाल होगी हमारी पेरिनियल सफाई, ठीक है। पेरिनियल सफाई देखभाल हमारी होगी, ठीक है। पेरिनियल हाइजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजेस इफ फ्यूचर आर, मतलब यदि टाँके हो तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बताइए टाँके हो तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए है निसफल, मतलब स्टेराइल। ऑप्शन बी है एब्जॉर्बेबल, मतलब अपशोषणी। ऑप्शन नंबर सी हमारा लूज और कंटेमिनेटेड, मतलब ढीले या संक्रमित। ऑप्शन डी है डन इन लेयर्स, मतलब परतों में लगाए गए। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। यदि टाँके कैसे होना चाहिए जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, कैसे टाँके लगाएंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूज और कंटेमिनेटेड, मतलब ढीले या संक्रमित। ढीले या संक्रमित, अगर ढीले टाँके और संक्रमित टाँके लगाएंगे आप जो इन्फेक्टेड पहले से ही होंगे, तो वो क्या होगा, संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ढीले या संक्रमित टाँके लगाएंगे आप तो उससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। 19 क्वेश्चन है हमारा, when should switches be removed if non-absorbable material is used, मतलब यदि अपशोषणी सामग्री नहीं है तो टाँके कब हटाने चाहिए। बताइए यदि अपशोषणी सामग्री नहीं है तो टाँके कब हटाने चाहिए। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यदि अपशोषणीय टाँके नहीं लगाए हैं, अपशोषणीय टाँके नहीं लगाए गए हैं तो उन टाँकों को कब तक हटा देना चाहिए, कब तक हटाना चाहिए, टाँके को कब तक कट कर देना चाहिए। अपशोषणीय टाँके नहीं है वो, ठीक है। अपशोषणीय टाँके नहीं है, नॉर्मल टाँके हैं जो लगते हैं, जो चोट वगैरह में लगते हैं, तो जो चोट वगैरह में ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो इसमें पूछा है यदि अपशोषणी सामग्री नहीं है, मतलब कि अपशोषणी स्विचर नहीं है, मतलब कि अपशोषणी स्विचर नहीं है, एब्जॉर्बेबल स्विचर्स नहीं है, तो टाँके कब हटा देने चाहिए, तो कब हटानी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 2 दिन में, ऑप्शन बी है 5 दिन में, ऑप्शन सी 7 से 10 दिन में, ऑप्शन डी है 40 डेज में। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, कितने दिन में टाँके कटते हैं बताइए। ये तो पता होगा आपको इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कितने दिन में टाँके कट जाते हैं बताइए। इसका आंसर सबको पता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, 7 से 10 दिन में। कब करते हैं टांके? टांके कटते हैं हमारे 7 से 10 दिन में, ठीक है। 14 दिन मत लिख लेना, 14 दिन नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं करते हैं कभी टांके, 5 दिन में भी नहीं करते, 7 से 10 दिन में टांके करते हैं, ठीक है। इसकी एवरेज ड्यूरेशन है वो है 7 से 10 दिन, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, द पेरिनियल मसल्स इन्वॉल्व इन सेकेंड डिग्री टियर आर, मतलब द्वितीय डिग्री फटाव में कौन सी पेरिनियल मांसपेशी शामिल होती है? बताइए द्वितीय डिग्री फटाव में कौन सी पेरिनियल मांसपेशियां शामिल होती हैं? कौन सी मांसपेशियां शामिल होती हैं बताइए। द्वितीय डिग्री फटाव में कौन सी पेरिनियल मांसपेशियां शामिल होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है हमारा वॉल्वो स्पॉन्जियस एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल, वॉल्वो स्पॉन्जियस एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल। ऑप्शन बी है एनल स्फिंक्टर। ऑप्शन सी है यूटेराइन वॉल, मतलब गर्भाशय की दीवार। ऑप्शन सी है एब्डोमिनल मसल्स, मतलब पेट की मांसपेशियां। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, द्वितीय डिग्री फटाव में कौन सी पेरिनियल मांसपेशियां शामिल होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर, वॉल्वो स्पॉन्जियस एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल। क्या होगा, वॉल्वो स्पॉन्जियस एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट डिग्री टियर यूजुअली हील विदाउट। क्या है, फर्स्ट डिग्री टियर यूजुअली हील विदाउट, मतलब प्रथम डिग्री फटाव सामान्यतः बिना किसके ठीक हो जाते हैं? बताइए प्रथम डिग्री फटाव सामान्यतः बिना किसके ठीक हो जाते हैं? बताइए इनमें से किसके बिना ठीक हो जाते हैं? प्रथम डिग्री फटाव किसके बिना ठीक हो जाते हैं बताइए। तो ऑप्शन ए है सर्जरी, ऑप्शन बी है स्विचरिंग, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी है पेन रिलीफ। तो बताइए किससे हो जाएंगे ठीक प्रथम डिग्री फटाव, सामान्यतः किससे ठीक हो जाएंगे? इसका भी आंसर आपको पता होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 21 का। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रथम डिग्री फटाव पूछा है, प्रथम डिग्री फटाव किसके बिना ठीक हो सकते हैं? बताइए बिना किसके ठीक हो जाएंगे प्रथम डिग्री फटाव? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्विचरिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्विचरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टांके, क्या होगा, टांके इसका राइट आंसर। प्रथम डिग्री मतलब हुआ जो ऊपर ऊपर फटा होता है, प्रथम डिग्री फटाव मतलब कि थोड़ा फटा है, ज्यादा अंदर, ज्यादा गहरा नहीं फटा है, कि फटी हुई जगह सामान्यतः, सामान्यतः बिना किसके ठीक होगी? सामान्यतः पूछा तो सामान्यतः टांके के बिना ठीक हो सकती है, ठीक है। सामान्यतः टांके के बिना ठीक हो सकती, प्रथम डिग्री फटाव टांके के बिना ठीक हो सकती है। बिना पूछा है, एंटीबायोटिक तो लगाते हैं ना हम पेशेंट को, एंटीबायोटिक तो अगर फटाव हो या फिर कट गया है तो पेशेंट को हमें एंटीबायोटिक तो देना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बिना टांके के ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रथम डिग्री फटाव बिना टांके के ठीक हो जाएगा। राइट आंसर लगा लीजिए स्विचरिंग, बिना स्विचरिंग के ठीक हो जाएगा प्रथम डिग्री फटाव, ठीक है। स्विचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, विच मसल इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन सेकेंड डिग्री टियर, मतलब निम्न में से कौन सी मांसपेशी आमतौर पर द्वितीय डिग्री फटाव में शामिल नहीं होती? बताइए इनमें से कौन सी मांसपेशी है जो आमतौर पर द्वितीय डिग्री फटाव में शामिल नहीं होती पूछा है, बताइए क्यों, बताइए कौन सी नहीं होती इनमें से। तो ऑप्शन ए है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल, मतलब सतही ट्रांसवर्स पेरिनियल। ऑप्शन बी है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल, मतलब गहरी ट्रांसवर्स पेरिनियल। ऑप्शन सी है ट्यूबोकॉक्सिजियस। ऑप्शन डी है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, मतलब बाहरी गुदा इंस्फिक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? निम्न में से कौन सी मांसपेशी आमतौर पर द्वितीय फटाव में शामिल नहीं होती? द्वितीय फटाव में शामिल नहीं होती, बताइए द्वितीय फटाव में कौन सी शामिल नहीं होती? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर। क्या होगा? एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर मतलब बाहरी गुदा इंस्पेक्टर, बाहरी गुदा इंस्पेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय फटाव क्या होता है? जो ऊपर से थोड़ा नीचे हो जाता है, नीचे फट जाता है, थोड़ा ऊपर फटता है, उससे हम फर्स्ट फटाव बोलते हैं, प्रथम फटाव बोलते हैं। उससे अगर थोड़ी एक लेयर और कट हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे द्वितीय लेयर, मतलब कि द्वितीय डिग्री बोलेंगे उसे, ठीक है, द्वितीय डिग्री फटाव बोलेंगे उसे। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, एन एपिजियोटॉमी बाउंड शुड बी चेक्ड फॉर इन्फेक्शन ऑन। मतलब एपिजियोटॉमी के घाव की जांच संक्रमण के लिए कब करनी चाहिए? बताइए एपिजियोटॉमी के घाव की जांच संक्रमण के लिए कब करनी चाहिए? कब करेंगे बताइए? तो ऑप्शन ए है डेली, ऑप्शन बी है आफ्टर 20 आवर्स, ऑप्शन सी है ऑन डिस्चार्ज मतलब छुट्टी के समय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए एपिजियोटॉमी के घाव की जांच संक्रमण के लिए कब करनी चाहिए, कब करेंगे बताइए? एपिजियोटॉमी जो घाव होता है उसकी जांच संक्रमण के लिए कब करनी चाहिए? संक्रमण के लिए कब करेंगे बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। छुट्टी के समय भी करेंगे, 24 आवर्स में भी करेंगे, रोज करेंगे, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी हो सकता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एपिजियोटॉमी। क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एपिजियोटॉमी मतलब एपिजियोटॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए अब एपिजियोटॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रिवेंट यूट्राइन रप्चर मतलब गर्भाशय फटना रोकना, ऑप्शन बी है रिड्यूस पेरिनियल डैमेज मतलब पेरिनियल क्षति को कम करना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मेक डिलीवरी स्लोअर मतलब डिलीवरी धीमी बनाना, ऑप्शन डी है अवॉइड सिजेरियन सेक्शन मतलब सिजेरियन से बचना। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस पेरिनियल डैमेज मतलब पेरिनियल क्षति को कम करना। एपिजियोटॉमी का उद्देश्य है पेरिनियल क्षति को कम करना, ठीक है। गर्भाशय फटना रोकना ये इसका काम नहीं है, डिलीवरी धीमी बनाना ये भी इसका काम नहीं है, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है, सिजेरियन से बचना ये भी इसका उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? एपिजियोटॉमी का क्या उद्देश्य है? पेरिनियल क्षति को कम करना इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, पर रेक्टल एग्जामिनेशन आफ्टर रिपेयर इज डन टू चेक मतलब मरम्मत के बाद पर रेक्टल परीक्षा क्यों की जाती है? बताइए मरम्मत के बाद पर रेक्टल परीक्षा क्यों की जाती है मरम्मत के बाद रेक्टल परीक्षा क्यों की जाती है? ऑप्शन ए है ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है मसल स्ट्रेंथ मतलब मांसपेशी ताकत, ऑप्शन सी है स्वीचर इनसाइड रेक्टम मतलब मलाशय में टांके, ऑप्शन डी है इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? मरम्मत के बाद रेक्टल परीक्षा क्यों की जाती है? बताइए मरम्मत करने के बाद रेक्टल को क्यों देखा जाता है, बाद में रेक्टल परीक्षा क्यों की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वीचर इनसाइड रेक्टम मतलब मलाशय में टांके, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मलाशय में टांके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूअस आफ्टर रिपेयर सस्पेक्ट मतलब यदि मरम्मत के बाद भी रक्तस्राव जारी है तो किसका संदेह होना चाहिए? बताइए यदि आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं या फिर आप बैंडेज बांध देते हैं उसके बाद भी रक्तस्राव होता है तो किसका संदेह होना चाहिए? किसका संदेह होगा बताइए? तो ऑप्शन ए है नॉर्मल हीलिंग मतलब सामान्य उपचार,
ऑप्शन बी है रिटेंड प्लेसेंटा मतलब अपशिष्ट प्लेसेंटा। ऑप्शन सी है मिस्ड अपेक्स और हेमाटोमा मतलब छूटी हुई चोटी या हेमाटोमा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यदि मरम्मत के बाद भी रक्तस्राव जारी है तो किसका संदेह होना चाहिए, किसका संदेह होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मिस्ड अपेक्स और हेमाटोमा। क्या होगा, मिस्ड अपेक्स और हेमाटोमा मतलब छूटी हुई चोटी या हेमाटोमा। क्या होगा, छूटी हुई चोटी या हेमाटोमा का संदेह होगा। ठीक है, छूटी हुई चोटी या हेमाटोमा का संदेह होगा। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री टीयर्स आर क्लासिफाइड एज मतलब प्रथम और द्वितीय डिग्री फटाव को किस श्रेणी में रखा जाता है। बताइए प्रथम और द्वितीय डिग्री फटाव को किस श्रेणी में रखा जाता है, इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है मेजर ऑब्स्टेट्रिक इंजरीज मतलब बड़ी प्रसूति चोटें। ऑप्शन नंबर बी है माइनर पेरिनियल टीयर्स मतलब छोटी पेरिनियल फटन। ऑप्शन सी है रेक्टल ट्रॉमा मतलब मलाशय की चोट। ऑप्शन नंबर डी है यूरिनरी इंजरीज मतलब मूत्र संबंधी चोटें। तो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। माइनर पेरिनियल टीयर्स मतलब छोटी पेरिनियल फटन। क्या होगा, छोटी पेरिनियल फटन राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। एपिजियोटॉमी शुड बी अवॉइडेड इन। क्या है, एपिजियोटॉमी शुड बी अवॉइडेड इन मतलब एपिजियोटॉमी से बचना चाहिए जब। कब बचना चाहिए बताइए एपिजियोटॉमी से। ऑप्शन ए है प्री टर्म लेबर। ऑप्शन बी है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ऑप्शन सी है पेरिनियम इज रिगिड मतलब पेरिनियम सख्त है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल आर फैल्स मतलब सभी गलत है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी गलत है, इनमें से कोई नहीं है आंसर। ठीक है, सभी गलत है। ये भी प्री टर्म लेबर भी गलत है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ये भी गलत है, पेरिनियम सख्त है ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। एपिजियोटॉमी से बचना चाहिए जब, बचना चाहिए पूछा है। ठीक है, तो इनमें से हम क्यों बचेंगे, एपिजियोटॉमी से कब बचेंगे बताइए। एपिजियोटॉमी से बचना चाहिए जब। तो राइट आंसर लगा लीजिए, सभी गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा। विच मेथड इज प्रिफर्ड फॉर पेरिनियल स्विचर क्लोजर मतलब पेरिनियल सिलाई के बंद करने के लिए कौन सा तरीका पसंद किया जाता है। बताइए पेरिनियल सिलाई के बंद करने के लिए कौन सा तरीका पसंद किया जाता है। बताइए कौन से तरीके से बंद करते हैं पेरिनियल सिलाई। तो ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस नॉन लॉकिंग मतलब निरंतर बिना लॉक। ऑप्शन बी है इंटरप्टेड स्यूचर्स। ऑप्शन सी है मैट्रेस स्टिच। ऑप्शन डी है पर्स स्ट्रिंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन सा तरीका पसंद किया जाता है पेरिनियल सिलाई बंद करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस नॉन लॉकिंग। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नॉन लॉकिंग मतलब निरंतर बिना लॉक। क्या होगा, निरंतर बिना लॉक के बंद करना पसंद किया जाता है। ठीक है, पेरिनियल सिलाई निरंतर बिना लॉक के बंद किया जाता है, निरंतर बिना लॉक पसंद करते हैं। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा। अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर रिपेयर हेल्प्स इन। क्या है, अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर रिपेयर हेल्प्स इन मतलब मरम्मत के बाद जल्दी चलने से क्या लाभ होता है। बताइए, मरम्मत के बाद अगर आप जल्दी चलने लगते हैं तो उससे क्या लाभ होगा आपको। तो ऑप्शन ए है हमारा पेन इंक्रीजेस मतलब दर्द बढ़ता है। ऑप्शन बी है हमारा इन्फेक्शन रिस्क इंक्रीजेस मतलब संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ऑप्शन सी है फास्टर हीलिंग एंड लेस थ्रोम्बोसिस मतलब तेजी से उपचार और कम थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्विचर्स ओपन मतलब टांके खुल जाते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लाभ पूछा है, लाभ पूछा है। ठीक है, लाभ बताइए इसका क्या होगा। मरम्मत के बाद अगर जल्दी चलने लगते हैं तो उसका लाभ क्या होगा। राइट आंसर बताइए, जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ।
क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, फास्टर हीलिंग एंड लेस थ्रोम्बोसिस, मतलब तेजी से उपचार और कम थ्रोम्बोसिस। क्या होगा, जल्दी चलने से तेजी से उपचार और कम थ्रोम्बोसिस बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ना ही टांके खुलेंगे, ना ही संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, ना ही दर्द बढ़ेगा। लाभ पूछा है तो लाभ तो हमारा यही है ना, तेजी से उपचार और कम थ्रोम्बोसिस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।